फ्रेंड्स, एडुअर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो है आपको 71 बीपीएससी प्लस 72 बीपीएससी दोनों के लिए। एक्चुअली क्या है कि हम जियोग्राफी मेंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। जियोग्राफी मेंस, ठीक है, और ये बीपीएससी के लिए, ये हमारे वनडे एग्जाम के लिए नहीं है, बीपीएससी मेंस के लिए है। और बीपीएससी मेंस के लिए मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में नोट्स तैयार किया हुआ है, ठीक है। उसी को हैंड रिटेन नोट से हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक, ताकि मतलब पर डे आप लोग क्लास कीजिएगा तो आपको ये जो 71 कल या परसों रिजल्ट आने वाला है 71, और जिनको 71 में न दिए हो या न हो रहा हो तो वो 72, ये दोनों के लिए जियोग्राफी मेंस की तैयारी एडुअर्थ एकेडमी से कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा ऑप्शनल यूपीएससी में जियोग्राफी रहा और मैंने बहुत अच्छे से ऑप्शनल जियोग्राफी के लिए क्लासेस किया हुआ है दिल्ली में रह करके मैंने क्लासेस किया जियोग्राफी का। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल कहीं पे आपको यूट्यूब पे फ्री में आपको नहीं मिलेगा। आप देखिएगा मेरा नोट्स जो कितने ही मतलब आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो हर एक चीज को मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मतलब एक एक फिगर डायग्राम सारा चीज को मैंने बहुत अच्छे से इसमें बताया हुआ है, ठीक। जैसे प्लेट टेक्टोनिक हो गया, ये देखिए चार सभी फिगर वगैरह बहुत अच्छे से बताया गया है। ये देखिए ये पूरा टोटल फिगर है कि कौन क्या है उसका, ये कैसे मतलब कि ये निर्माण होता है किसी पर्वत का, हिमालय का क्वेश्चन आया भी हुआ है। देखिए ये यूरेशियन प्लेट हिमालय का निर्माण वगैरह से संबंधित टोटल चीज बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और उसकी आलोचना वगैरह जैसे प्लेट टेक्टोनिक की आलोचना वगैरह के बारे में यहाँ है। तो क्वेश्चन को मैं तोड़ तोड़ कर बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी जियोग्राफी का जो वेटेज है ये 70 बीपीएससी में मतलब 71 बीपीएससी या 70 बीपीएससी में देखा जा रहा है कि जियोग्राफी का वेटेज बढ़ गया है। यानी कि लगभग 6 या 7 क्वेश्चन मिनिमम जियोग्राफी मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन जियोग्राफी से तो रह ही रहा है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग क्वेश्चन हो दोनों मिक्स करके रहता है। तो जिसे जियोग्राफी के बारे में आइडिया होगा कम से कम 90 नंबर 100 नंबर के आसपास सिर्फ जियोग्राफी से वो लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम फुल सिलेबस की बात करेंगे, जियोग्राफी के सिलेबस की हम बात करेंगे, ठीक। देखिए ये सिलेबस को जो तैयार किया गया है, एक तो बीपीएससी खुद ही डिफाइन किया हुआ है सिलेबस कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है जियोग्राफी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात कि ये सिलेबस को पीवाई क्यू से, यानी कि जितने भी अब तक 41 से लेकर के और 70 तक जितने भी पीवाई क्यू आए हुए हैं जियोग्राफी से, उससे भी आपको सिलेबस के बारे में आइडिया लग जाता है। और ये सिलेबस जो तैयार किया गया है ये 99.99% सिलेबस यानी कि पीवाई क्यू को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। यानी कि जितने भी पीवाई क्यू आया हुआ है पूछा गया है पीवाई क्यू, तो सारा क्वेश्चन का मॉडल आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस क्या एक्स्ट्रा पूछेगा या क्या वो पूछ सकता है, उन सारे क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ही डिटेल्स में और अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं दो तरह से, एक होता है आपको मतलब वर्ल्ड के जियोग्राफी के बारे में, वर्ल्ड के जियोग्राफी के बारे में, ठीक है। और दूसरा होता है इंडियन जियोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी कि वर्ल्ड जियोग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी में भी कौन सा है फिजिकल पार्ट ही ज्यादा पूछता है, ठीक ना। तो ये फिजिकल पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम इंडियन जियोग्राफी यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में भी वो कौन सा पार्ट होगा हमारा फिजिकल जियोग्राफी, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाएगा इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी। उसके बाद हमारा आ जाएगा बिहार जियोग्राफी। तो इस सेक्शन में आपको बिहार के जियोग्राफी को भी मतलब बिहार जियोग्राफी को भी बहुत अच्छे से मतलब फिगर के साथ मैंने कराया हुआ है। तो आप देखिए इसको। चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं।
देखिए, तो पहला सिलेबस है जिसको भौगोलिक सिद्धांत बोलते हैं, जहां से क्वेश्चन आपको 38 नंबर का या 7 नंबर का या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन एटलीस्ट पूछ ही रहा है, ठीक ना। तो आप ध्यान रखेगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछता है। तो देखिए, भौतिक सिद्धांत के बारे में 3-4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें एक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। पहला टॉपिक लिखिए भौतिक सिद्धांत। भौतिक सिद्धांत में लिखिए पहला टॉपिक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी ये वेगनर महोदय के द्वारा दिया गया था। वेगनर महोदय, मतलब इन्होंने एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। दूसरा टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और ये 38 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही आया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है, इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को देखेंगे, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि अभी भूकंप की बारंबारता भी बढ़ रही है, और भूकंप की बारंबारता हिमालय से कोरिलेट करके पूछा जाता है। आई बात समझ में। तो जब आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानकारी होगा, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानकारी होगा, तो आप हिमालय की जो भूकंप है उसको बहुत अच्छे से आप डील कर सकते हैं। आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप हिमालय में आने वाले भूकंप को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करके हम देखेंगे। तो तीसरा टॉपिक हो गया कौन सा, भूकंप। चौथा हो गया सुनामी। अब आता है सेकेंड टॉपिक, ये आता है चक्रवात। चक्रवात में दो पढ़ना होता है, कौन कौन सा होता है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। इन दोनों से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जस्ट ही इसके बाद हम पीवाईक्यू को भी डिफाइन कर, पीवाईक्यू को भी हम देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पीवाईक्यू प्लस सिलेबस किसी भी एग्जाम के यही आंख और कान होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर किसी भी स्टूडेंट को अपनी तैयारी करनी चाहिए। किसको किसको, पीवाईक्यू और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ताकि भटकाव ना हो, ठीक है। और मैं आपको सबसे पहले सिलेबस को डिफाइन कर रहा हूं कि कौन कौन सा सिलेबस, यानी किस किस टॉपिक को पढ़ना है, और दूसरा आपको पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को मैंने प्रॉपर हैंड रिटन में लिखा हुआ है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। तो देख लिए, उसके बाद आता है आपको, अब आता है वो तो वर्ल्ड का फिजिकल जियोग्राफी खत्म हो गया, अब आता है इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में पहला आता है भारत और बिहार का प्राकृतिक विभाजन महत्व। ये एक टॉपिक हो गया, कौन सा हो गया, भारत बिहार का प्राकृतिक विभाजन। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना 70 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना से संबंधित एक क्वेश्चन था। उसके बाद भारत की भौतिक विभाजन मानचित्र के द्वारा, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक। मतलब कि भारत के भौतिक विभाजन मानचित्र के द्वारा दर्शाइए, ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन शॉर्ट में अधिकतर देखने को मिलता है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिए, मतलब ये टॉपिक जो है वीवीआई, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है बीपीएससी का जहां से क्वेश्चन न आता हो। ये था भारतीय मानसून। एक होता है दक्षिण पूर्वी मानसून और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून। और उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा ही भारत में ठंडी के दिनों में वर्षा होती है, कहाँ पे, तमिलनाडु के क्षेत्र पर। ये हो गया इंडिया, तो यहाँ पे वर्षा होती है ठंड के दिनों में। और यही एक क्वेश्चन था, अभी 70 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में शीतकालीन वर्षा का वर्णन कीजिए। शीतकालीन वर्षा का 7 नंबर या 8 नंबर में शायद क्वेश्चन आया हुआ था, और ये बहुत अच्छे से मतलब मैं बताया हूं, ठीक। चलिए, अब उसके बाद उष्ण और शीतोष्ण कालीन वर्षा के बारे में भी मैंने बताया हुआ, तो ये भी एक टॉपिक है।
उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर टॉपिक, जेट धारा के बारे में बात करेंगे हम लोग। एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, इंसो क्या होता है, पूर्वी जेट धारा क्या होता है, और इन सभी का भारतीय मानसून पर प्रभाव, मानसून का कृषि पर प्रभाव, ये सब टॉपिक है। देखिए जहां पे प्लस लिखा गया है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी कि भारतीय मानसून का कृषि पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारतीय मानसून का ये क्वेश्चन शायद 69 में कि 70 में पूछा हुआ है, ठीक, जहां पे जेठ धारा, एल नीनो, ला नीनो, इंसो, पूर्वी जेठ धारा, पश्चिमी जेठ धारा का प्रभाव आपको मानसून पे पूछा था, तो इसका वर्णन करेंगे। तो एक लाइन में ये हो गया, इस सारे टॉपिक को, सभी सब टॉपिक है, और ये क्या होता है ना 38 नंबर का पूछता है, तो इसी सब टॉपिक को मिला करके एक बार पूछ देता है, ठीक है। चलिए टॉपिक देते हैं 8, बिहार और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है इस टॉपिक से। कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार में देखेंगे कि भारत मतलब भारत का मृदा, बिहार का मृदा और भारत के मृदा मानचित्र के द्वारा हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भारत के प्रमुख मृदा प्रदेश का विशेषता का भी उल्लेख करेंगे। बिहार में कृषि, कृषि के प्रकार, विकास और उसकी समस्या, इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इससे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता रहा है, इसीलिए मैंने उन टॉपिक को सब टॉपिक में बांट दिया है। अगला है भारत में कृषि प्रदेश, उसके प्रकार, अर्थव्यवस्था में सहायक, कृषि विपणन क्या है, ये सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो ये आप सिलेबस है, सिलेबस को हैंड रिटन जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे लिखते चलिए, मतलब दिसंबर तक ऐसे जिनको 71 मेंस देना होगा उनको अप्रैल के आसपास एग्जाम लेगा। मेरा कोशिश रहेगा कि जनवरी लास्ट तक मैं पूरे जियोग्राफी मेंस को कंप्लीट कर दूं, भी हैंड रिटन शॉर्ट, मतलब आप चाहें कि ऐसा नोट चाहिए कि चाहे तो एक दिन में पूरे जियोग्राफी मेंस का सिलेबस आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हरित क्रांति, पर्यावरण के लिए समस्या, ये कैसे है, मतलब कैसे पर्यावरण की समस्या क्या है, हरित क्रांति क्या है। खाद्य सुरक्षा के बारे में हम बात करेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। प्राकृतिक आपदा यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, जिसमें होगा बाढ़, सूखा, वनाग्नि, उसके कारण जानेंगे, परिणाम जानेंगे, और साइंस एंड टेक की भूमिका, यानी कि बाढ़ को रोकने में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या है, वनाग्नि को रोकने में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या है, सूखा को रोकने में साइंस एंड टेक की भूमिका क्या है, इन सारे चीजों पे हम वर्णन करेंगे। उसके बाद देखिए आगे, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित आंदोलन, बिहार में नदी घाटी परियोजना, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो इन सभी चीजों को, और नहीं पूछा गया है तो सिलेबस में भी है, तो उसका हम वर्णन करेंगे, ठीक है। नदी जल बंटवारा, नदी विवाद, उसके परिणाम उदाहरण के साथ वर्णन करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी देखेंगे। बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति का जनसंख्या वितरण एवं सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इससे ऑलरेडी बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है मेंस में, और फिर पूछने की संभावना है, ठीक है। भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण, 2011 की जनसंख्या की विवेचना, मतलब जनसंख्या जो है उसकी विवेचना करना है कि कैसे मतलब कि उसका वितरण वगैरह को हम लोग देखेंगे। बिहार में नगरीकरण और निम्न नगरीकरण के कारण का वर्णन करना है, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। बिहार में प्राकृतिक संसाधन, वन, कृषि उद्योग, खनिज, गन्ना और उद्योग की समस्या, और उस उद्योग की समस्या का समाधान। देखिए एक क्वेश्चन में ना बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उसमें कुछ टॉपिक हिडन रहता है, जहां मान लीजिए सिर्फ उसकी समस्या पूछा है और आप समस्या बता करके छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। समस्या के साथ हमें उसके समाधान के बारे में भी बात करना होगा। भले आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है समाधान, लेकिन 3-4 पॉइंट में समाधान बताना है, इस चीज को ध्यान में रखिए। बिहार में जैविक खेती, चौथी कृषि रोड मैप के बारे में भी हम लोग देखेंगे। पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हमारा 23 टॉपिक में बहुत सारा छोटा छोटा सब टॉपिक है, जहां मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। और इस लगभग 23 टॉपिक, जहां पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इन सभी चीजों में ना हम साइंस एंड टेक की भूमिका अलग से देखेंगे, साइंस एंड टेक की भूमिका, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं पीवाईक्यू।
उसके बाद सिलेबस लिखने के बाद आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक। तब पीवाईक्यू आप देखिए कि कृषि और खाद्य जो टॉपिक है इससे कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने 70 में क्वेश्चन पूछा गया है, 7 मार्क्स का था ये, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था कि भारत के प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मिलेट्स मतलब जो मोटा अनाज होता है ना, मोटा अनाज, इसके बारे में कि मतलब वो जितने भी आपको बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, उसके उपयोग के लिए परिस्थितियां क्या है और उदाहरण के साथ इसको समझाना है। परिस्थितियां क्या होती है, सभी चीज को मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होना चाहिए उसका वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी 7 मार्क्स में पूछा था कि मखाना अभी बहुत ज्यादा बिहार में प्रचलित है, ठीक है। मखाना, फॉक्स सीड और लोट सीड की फसल की खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी स्थितियों की व्याख्या करें और इसके उत्पादन विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अभी देखिए देख ही रहे हैं कि मखानों को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कृषि से कि भारतीय कृषि 1991 से समृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपागम किए जाने चाहिए, यानी आपको बताना है। 65 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय कृषि मतलब 1991 के उसकी समृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्ति की व्याख्या करना है और बिहार में कृषि की उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया गया है ये बताना है। सरकारी प्रयास बताना है, प्लस अपना भी कुछ आपको पता है कि आपको भी कुछ आइडिया है तो उस आइडिया को भी बताना है कि ये करने से हमारी कृषि में उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ सकती है। अब भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता और आलोचना का परीक्षण करना है, यानी खाद्य सुरक्षा बहुत सा देख रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा कैसे किया जाएगा। बहुत सारा जो अनाज वगैरह है, जो खाद्य की वस्तु है वो बहुत सारी बर्बाद हो जाती है, तो उन सभी चीजों को सुरक्षा के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सभी टॉपिक का हम लोग वर्णन करेंगे। अगला है कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएं। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करना है। और अभी देखिए बिहार सरकार हो गया, भारत सरकार हो गया, ये कृषि के लिए बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुत सारा ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए, बहुत सारा पोर्टल को लॉन्च किया है। तो उन सभी चीजों का क्या करना है, यहाँ वर्णन करना है कि कैसे प्लस की कृषि की क्या समस्या है, उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकता है। बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट ऐसे आपको, ऐसे नहीं कि पैराग्राफ में, एक एक पॉइंट को मैंने बताया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके, ताकि आपसे पूछे कि क्या समस्या है तो इंटरव्यू में पूछे तो आप बता सकें कि नंबर 1 ये समस्या है, नंबर 2 ये समस्या है, नंबर 3 ये समस्या है, ठीक है। ऐसे आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन पूछा गया। भारतीय कृषि में समृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आय को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। देखिए 60-62 में ये भी एग्रीकल्चर से ही क्वेश्चन पूछा गया। फिर एग्रीकल्चर से है कि भारत में कृषि विपणन का वर्णन कीजिए, कृषि विपणन की व्याख्या, कमजोरियों को बताइए और कृषि आज विपणन समस्या के सुधार की दृष्टि से बिहार सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछते जाते रहे। तो मैं कहूंगा कि पहले आपको जितने आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन सभी पीवाईक्यू को पहले लिखिए, 3-3 4-4 बार पढ़िए और पीवाईक्यू तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन कि किस प्रकार से भारतीय मानसून की परिवर्तनशील प्रभाव भारत के कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, बिहार के विशेष संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अब देखिए कि ये 3-4 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हो गया। एक तो आपको भारतीय मानसून की परिवर्तनशील प्रभाव के बारे में भी थोड़ा सा बात करना है उसके कारण कृषि पर को कैसे प्रभावित कर रहा है उसको भी व्याख्या करना है, प्लस बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद लॉन्ग क्वेश्चन था 38 नंबर का, तो ये 53 में पूछा गया, ठीक है।
अब देखिए हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति से क्वेश्चन आ गया जो 1900 मतलब तृतीय योजना में पूछा गया था। 1900 लगभग 66-67 में हरित क्रांति हुआ था। ठीक, तो उसका देखिए बहुत अच्छे से कैसे उन्होंने पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर दिया है, यानी कितना बहुत सारा पता ही है कि उस समय कीटनाशक का प्रयोग किया गया था। ठीक, तो इस सब का हम बात करेंगे। ठीक है, अब आगे कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से अपने पीवाईक्यू लिख सके। देखिए मैंने हर एक टॉपिक पर, जैसे देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट से भी मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो प्रॉपर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको गंगा के मध्य मैदान ये सब पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए भारतीय जलवायु और मानसून तंत्र, इससे तो क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थिति और तंत्र और उनके स्थानिक विस्तार को समझाइए। देखिए शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थिति का बात करना है, परिस्थितियों का, और तंत्र और उनके स्थानिक विस्तार, यानी भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ कहाँ होता है। एक तो ये हो गया कोरोमंडल का तट हो गया, दूसरा आपको जो पूर्वोत्तर क्षेत्र होता है ना, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी वर्षा होता है, प्लस ये लौटते हुए मानसून के कारण कोरोमंडल तट पे वर्षा होता है। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट पे भी बारिश होती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हर एक क्वेश्चन, देखिए 69 में भी बहुत अच्छा से क्वेश्चन एक पूछा हुआ था। कौन सा? ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम और उसके व्यवहार का वर्णन करने के बारे में क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीवाईक्यू आपका रटा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है जो आता है उसी से आपकी तैयारी की दिशा बदले। देखिए भारतीय मानसून की क्रिया विधि और विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये 69 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 69 में देखिए एक ये भी क्वेश्चन, देखिए आप देखिएगा अभी, तो देखिए 70 में क्वेश्चन, 69 में एक क्वेश्चन आ गया जियोग्राफी से ही, ये दूसरा क्वेश्चन भी जियोग्राफी से आ गया, तीसरा क्वेश्चन भी जियोग्राफी से आ गया। ये सिर्फ एक टॉपिक, कौन सा टॉपिक है? भारतीय जलवायु और मानसून तंत्र, सिर्फ एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आप आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियोग्राफी का वेटेज बीपीएससी में कितना बढ़ गया है। ठीक है, अब मृदा के बारे में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए यहाँ पर टोटल मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो मृदा क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिए। भारत की संरचना, मतलब भारत की संरचना जो है, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना, देखिए 70 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब उधर भी देखें हम लोग की क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। और देखिए भारत, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान और उसके खनिज संसाधन, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज बना करके हर एक टॉपिक को मतलब लिखा हुआ है। ठीक, देखिए उधर 3 क्वेश्चन, देखिए 69 में यही क्वेश्चन एक और पूछा गया यहाँ कि भारत के प्रमुख भौतिक विभागों की विवेचना कीजिए, यानी भारत का जो भारत है ना उसको 5-6 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, और उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित है। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, तो उसी विशाल मैदान में बिहार की भूमि सम्मिलित है। तो विशाल मैदान के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे बिहार के संदर्भ में, और आपको पता होना चाहिए कि विशाल मैदान, देखिए 69 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका मैं आगे है मैं दिखा दूंगा कि कैसे। अच्छा चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विशाल मैदान के बारे में भी बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, ये तो समुद्र हो गया, एक सेकेंड, भू आकृति विभाजन, भौतिक विभाजन, महान हिमालय, देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान, देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये उत्तर भारत का हिमालय का महत्व है, यहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इस विशाल मैदान से ये कैसे है, किस आधार पर भी बांटा गया, तराई, भांगर, बामर, ये सब हो गया। फिर इन सभी का बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट वाइज वर्णन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक फिगर भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद अब उसके भौतिक के मतलब कि आधार पर विभाजन, जिसमें आपको ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये देखिए फिगर के साथ पंजाब का मैदान, ये टोटल इतने भागों में, और यही आता है जो बिहार वाला क्षेत्र है जो गंगा के मैदान में, तो निम्न गंगा के मैदान में हमारा बिहार वाला क्षेत्र आएगा, और इसको अच्छे से मैंने दर्शाया हुआ है। देखिए सारा चीज को
बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है फिगर के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए गंगा का मैदान यहाँ पे प्रॉपर बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। तो चलिए हम आते हैं पीवाईक्यू पर। ठीक, तो हम देख रहे थे कहाँ पर, ये हम थे भारत की संरचना। ठीक, तो भारत की संरचना के बारे में हम बात कर रहे थे कि इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। यही क्वेश्चन था कि भौगोलिक विभागों में विभाजित करना है, भौतिक विभागों में। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए, ये नदी जल से कौन कौन क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक टॉपिक से ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो कौन कौन सा है ये भी मैंने लिख दिया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये आप हैंड रिटेन नोट्स तैयार कीजिए। आप बोलेंगे तो मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन वो फायदा नहीं करेगा। याद रखिएगा आप लोग, जब तक कि आप इसको पढ़िएगा, फिर उसको सोचिएगा, फिर उसको लिखिएगा, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, देखिए यहाँ जनसंख्या वितरण उसके घनत्व के बारे में बात किया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी पीवाईक्यू को मतलब 41 से लेकर के और 70 तक जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं, सारा पीवाईक्यू को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले करके और अपने नोट में शामिल कीजिए। थोड़ा सा लेट हो गया है बीपीएससी मतलब कि क्लास को शुरू करने में, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे रेगुलर डाला करूं। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन आपको हिंद महासागर डाइपोल से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डाइपोल का मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब चलिए अगला टॉपिक है, अब यहाँ से हमारा जियोग्राफी की शुरुआत होगा, जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, कैसे ये विस्थापन सिद्धांत का वर्णन हुआ, वेगनर की सिद्धांत, ये वेगनर महोदय दिया था, वेगनर सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं। अब वेगनर सिद्धांत की मान्यता के बारे में बात करेंगे। फिर वेगनर सिद्धांत ये मतलब ये कैसे मतलब हुआ प्रॉपर हम बात करेंगे। वेगनर सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत के पक्ष में कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत किया, प्रॉपर एक एक पॉइंट देखेंगे कि कौन कौन सा साक्ष्य दिया। जीवाश्म संबंधी कौन सा साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया था, वेगनर द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, तो ये भी थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सा मतलब कि दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे जीवाश्म संबंधी भी साक्ष्य की हम बात करेंगे। ठीक, उसके बाद इस आलोचना की बात करेंगे कि इसकी क्या क्या आलोचना है, और उसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो हम आज फुल सिलेबस को डिफाइन किए और बहुत ही अच्छे से आपको ना, जैसे कि कोई ऐसे पूछता है ना कि आपका गांव कहाँ है, आपके गांव के बारे में बताइए, तो आप ऐसे बताते हैं कि हमारे गांव में रोड किधर से जा रहा है, मेरे घर पहुंचने के लिए कैसे जाना है, गांव के बगल में मंदिर कहाँ पर है। लगता है कि आप उसको मतलब आप देखे हैं तो आप विजुलाइज कर रहे हैं। जियोग्राफी को मैं वैसे ही कर दूंगा कि जब आप आंख बंद कीजिएगा ना, तो लगेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, आंख बंद करके आप बताना शुरू कर दिए कि आखिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या होती है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में उसने कौन सा तर्क दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, उसकी आलोचना के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। तो चलिए कल से हम लोग अगले दिन से हम इसको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। और आप बीच में नोट्स देखे ही होंगे कितना शानदार नोट्स बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इसको देखिए, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।